हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IJS लॉ क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने गार्डियनशिप का हाफ ऑफ द टॉपिक कवर कर लिया था। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दो न्यू टॉपिक्स, विल एंड गिफ्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ओके, फर्स्ट इज गार्डियनशिप। तो कैन यू टेल मी एनीथिंग अबाउट गार्डियनशिप? ओवरव्यू हमने काफी सारी चीजें लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी कि भाई मुस्लिम लॉ में कितने टाइप के गार्डियंस होते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। Mainly three type of guardianship which we have covered under Muslim law are guardianship in marriage, guardianship in uh, a minority or in person of the minor, and third is guardianship of property. So in last class, we did talk about the guardianship for marriage and guardianship for the person, for the minor in person. तो minor की एज क्या थी यहाँ पे? It will be as per Indian Majority Act, which is 21 years here. ठीक है. And can you explain me what is the guardian for marriage and guardianship for the custody of the child? Under marriage, मतलब who can give his or her minor child in marriage? ठीक है. तो उसमें शिया और सुन्नी का अलग अलग था, और मैरिज में भी हमने पढ़ा था कि सुन्नी की हिरार्की अलग है। पहले फादर आते हैं, फादर्स फादर, देन पैटर्नल अंकल, देन मदर, मैटरनल अंकल, एट द लास्ट अगर कोई भी नहीं है तो काजी और कोर्ट. यस. ठीक है. तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी गार्डियनशिप इन मैरिज के अंदर। हमने केस पढ़ा था, मोइनी बीबी केस, जिसके अंदर हमने यही बताया था कि ये हिरार्की के अकॉर्डिंग फॉलो होगा कंसेंट का प्रोसीजर। लेकिन किसी पर्सन ने अगर बीच में से अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है तो उनकी गार्डियनशिप खत्म हो जाती है। उसके बाद हमने गौहर बेगम वर्सेस सुग्गी बेगम का भी केस पढ़ा था। इमाम बंदी वर्सेस मुसद्दी का केस भी पढ़ा था, जहाँ पे काफी सारे सन्स थे, इस्माइल, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3। तो ये कुछ लीडिंग केसेस हैं जो आपको हमेशा अपने आंसर्स में आपको कोट करने ही हैं, राइट? उसके बाद जो चीजें आ जाती हैं, हम देखेंगे कि भाई, जैसे कि हमने हिंदू जब लॉ पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जरूरी नहीं है कि रूल्स को ही देखेगा, है ना? क्या देखेगा? वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखेगा कोर्ट। पहली चीज क्या देखेगा? Ma'am, paramount consideration of the child, section 13. ठीक. तो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड जो है उसको प्रायोरिटी देगा कोर्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूल्स की भाई, जो मैंने आपको एज लिमिट पढ़ाई कि यहाँ पे मदर को ही कस्टडी दी जाएगी। ठीक है, दीज आर द रूल्स, बट पैरामाउंट कंसिडरेशन जो है चाइल्ड के वेलफेयर को ही दी जाती है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि गार्जियन वार्ड्स एक्ट तो सेम है ना? तो यहाँ पे भी वही है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप केसेस कोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं अब्दुल सत्तार हुसैन वर्सेस साहिना अब्दुल सत्तार। 1996 का ये केस है, और इसमें यही हेल्ड हुआ था कि भाई चाइल्ड का वेलफेयर पहले देखा जाएगा, इज एट द अटमोस्ट प्रायोरिटी, राइट? तो देखो, ये तो बात होगी कस्टडी की। अब जो मदर है, हमने बताया कि एज लिमिट्स रहेंगी, यही एज लिमिट्स है 7 years 2 years, है ना, मेल के केस में। अब मदर की जो कस्टडी है उसको डिनाई भी किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स होंगे, बता सकते हो? Ma'am, if she remarries. ठीक है, वन इज द रीमैरी। अगर मदर रीमैरी कर लेती है तब टर्मिनेशन हो जाता है कस्टडी का। द नेक्स्ट वन, Neglection in the care of child. अगर वो कोई इमोरल लाइफ जी रही है, ठीक है, ये तो हमने हिंदू लॉ में भी पढ़ा था, है ना, उससे बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर कोई इमोरल लाइफ जी रही है, सेकंड पॉइंट यही है। एंड द थर्ड पॉइंट इज
कि भाई वो अपने हस्बैंड से बिना किसी कारण के, बिना किसी ग्राउंड के अलग रह रही है, ठीक है। फिर तो मदर की बात, देखो गार्डियनशिप एंड कस्टडी दोनों अलग चीजें हैं। हम बहुत डीपली इन चीजों के बारे में देख चुके हैं जब हम हिंदू लॉ कर रहे थे, है ना। मैंने आपको स्कूल का भी एग्जाम्पल दिया था कि भाई जब टॉडलर स्कूल में जाते हैं तो गार्डियन उसके पेरेंट्स ही रहते हैं, बस वो कस्टडी थोड़े टाइम के लिए दे देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे कस्टडी की ही बात हो रही है, अदरवाइज नेचुरल गार्डियन तो फादर ही है ना। दूसरी बात, ये वाली बातें तो हमने समझ ली थी, मदर, कस्टडी, नेचुरल गार्डियन, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज, अब ये गार्डियनशिप है तो जरूरी नहीं है कि मदर फादर हुई ही बच्चे के, है ना। तो अगर कोई फीमेल है, चाइल्ड इज फीमेल, और इसका गार्डियनशिप किसी मेल को दिया जा रहा है, इसका गार्डियनशिप किसी मेल को दिया जा रहा है, तो क्या होगा? That male, if the female is unmarried, then the male guardian must not come within the prohibited degrees, Yes. or sorry, must come within the prohibited degrees Yes. of relationship. देखो प्रोहिबिटेड डिग्री जो है, प्रोहिबिटेड डिग्री जो है, क्या होता है प्रोहिबिटेड डिग्री, बताइए। कि भाई Ma'am, उनका वेडलॉक, nearness in हाँ, nearness in relations. पॉसिबल ही ना हो उनका वेडलॉक, तो वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर आते हो तब तो मेल को दी जा सकती है, ठीक है। बट जनरली एज अ जनरल रूल फीमेल को, फीमेल अगर चाइल्ड है तो उसको फीमेल को ही दी जाती है, लेकिन अगर मेल प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर आता है तो मेल को भी दी जा सकती है, राइट। अब जैसे कि हमने हस्बैंड के बारे में पढ़ा था, देखिए मुस्लिम लॉ में क्या रूल है ना कि जो हस्बैंड है उसको उसकी वाइफ की कस्टडी तब तक नहीं दी जा सकती तब तक वाइफ जो है विल नॉट अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। अब इनका ये रूल है, ठीक है, लर्न कर लेना, इट्स अ रूल, ठीक है। इन केस ऑफ हस्बैंड, अगर वाइफ जब तक की प्यूबर्टी रीच नहीं करती तब तक के लिए हस्बैंड को नहीं दी जाती इनकी गार्डियनशिप, ठीक है, हस्बैंड को नहीं अपॉइंट किया जाएगा, ठीक। तो ये तो बात हो गई कस्टडी की, काफी सारी चीजें देखी। अब हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेम है जैसा हिंदू लॉ में होता है प्रॉपर्टी का, तो बता सकते हो प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन से गार्डियंस आपके होते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है? बताओ। Ma'am, under Hindu law, सेम है, मुस्लिम में भी सेम है ऑलमोस्ट। okay, the natural guardians, testamentary guardians, certified guardians. That means the guardians appointed by court. एंड De facto guardian was also there, but they were not having that much power. ठीक है, देखो चीजें सेम है, क्यों क्यों सेम है? क्योंकि कौन सा एक्ट अप्लाई होता है दोनों में ही, बताइए। Guardianship and Wards Act 1890. ठीक है, देखो यही अप्लाई हो रहा है, तो चीजें बिल्कुल सेम है। जो थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंस थी वो मैरिज के अंदर थी, क्योंकि वो मैरिज वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं आपके अंदर। और दूसरी बात, कस्टडी के थोड़े बहुत रूल्स के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस थे, ठीक है। जैसे कि हस्बैंड को लेकर के, और अगर मेल है तो प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। और मदर की टर्मिनेशन कब होगी, ठीक है। और थोड़ा सा एज को लेके के डिफरेंस था। अब प्रॉपर्टी जो है ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है कि भाई डी फैक्टो गार्डियन होंगे, डी जॉर होंगे। जो नेचुरल है वो तो आपके होते ही हैं, अदर देन दैट टेस्टिमेंट्री गार्डियंस होते हैं, है ना। तो चीजें बिल्कुल सेम है, तो टेक केयर करेंगे प्रॉपर्टी की। लेकिन अगर उनको सेल करनी है प्रॉपर्टी को तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? Court's permission. ठीक है, विद द कोर्ट्स परमिशन ही होगा, ठीक है। और अगर ट्रांसफर करनी है कोई वार्ड की प्रॉपर्टी तो Then also, किसी भी रीजन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या कोर्ट की परमिशन ही लेनी पड़ेगी इन एनी केस, ठीक है। अगर आपको सेल वेल करना है, क्यों सेल करना है, कर सकते हो आप सेल, लेकिन क्यों कर सकते हो? कि भाई उस बच्चे की नेसेसिटीज जो है वो आपको फुलफिल करनी है, फॉर से अगर उसके एजुकेशन के लिए अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो प्रॉपर्टी को तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। और ये ट्रांसफर बिल्कुल वैलिड ही रहेगा,
अब ये जो एजुकेशन है इसके लिए भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये केस में हेल्ड हुआ था, अहमदुल्ला वर्सेस, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको। एनीवेज सारी बुक्स के अंदर ना केसेस आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अहमदुल्ला वर्सेस हफीजुद्दीन अहमद। इस केस में यही हेल्ड हुआ था कि भाई जो एजुकेशन है अगर उसके लिए भी ट्रांसफर की जा रही है प्रॉपर्टी, तो इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द वार्ड ओनली ना, तो बिल्कुल वैलिड ट्रांसफर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गार्डियनशिप का जो टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल जो है 80% जो चीजें हैं वो सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है तो एज का थोड़ा सा डिफरेंस है, और हल्के फुल्के रूल्स, अदर देन दैट बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट बिल्कुल सेम ही दोनों पे अप्लाई हो रहा है। बस फर्स्ट वाला कैटेगरी उसके अंदर नहीं आता, गार्डियनशिप फॉर मैरिज, ठीक है। और ये मैरिज के अंदर भी ऑल्दो आपने हिरार्की समझ ही ली थी, तो वैसे ऑल्दो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसके अंदर। अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है विल। कैन यू टेल मी विल क्या होता है, जिसे वसीयत भी कहते हैं, बता सकते हो? Ma'am, it is a testamentary mode of succession in which the testator, means the person who has the property, uh, states how he wants to disposes or how he wants his property to be disposed of after his death. ठीक है, तो टेस्टेटर कौन हुआ? वो पर्सन जो विल बनाता है, ठीक है, कि आफ्टर माय डेथ वो कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को। फिर कौन आता है? लेगेटी। हु इज अ लेगेटी? To whom the property is transferred through will. ठीक है, फिर वसीयतनामा भी एक चीज है इसमें, वो क्या होता है? The will. द रिटन फॉर्म ऑफ विल, ठीक है। विल रिटन फॉर्म में उसको कह दिया वसीयतनामा, लिख दिया विल को, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स है, आगे देखते हैं। बेसिकली होता क्या है, विल है क्या, और क्या कंसेप्ट्स आते हैं विल के अंदर। विल तो हमें चलिए सबको ही पता है कि होता है कि भाई आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन जिसने विल बनाई है उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज कैसे होगी। कुछ लिमिटेशंस भी है मुस्लिम लॉ के अंदर कि वो अपनी कितनी प्रॉपर्टी विल के थ्रू डिस्पोज कर सकता है। One third only. ठीक है, 1/3 इसकी लिमिटेशन रखी गई है, ठीक है। अब शिया और सुन्नी में अलग अलग है क्या, यहाँ पे हेयर्स के कंसेंट का भी कुछ रोल आता है? बताइए। Yes, ma'am, there is role of consent of the heirs, but I don't remember it right now. ठीक है, चलिए देखिए सुन्नी और शिया, ठीक है। शिया कहता है 1/3 तक हमें कोई भी कंसेंट नहीं चाहिए। अगर आप इन केस 1/3 से ज्यादा करना चाहते हो, उस केस में हमें कंसेंट चाहिए हेयर्स का। लेकिन सुन्नी कहता है हमें तो कंसेंट चाहिए ही चाहिए, यानी कि अगर 1/3 तक कर रहे हो तो शिया में कोई भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुन्नी कहता है हमें तो कंसेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब देखिए आप विल कर रहे हो, किसी के फेवर में कर रहे हो, ऑब्वियसली सामने वाले पर्सन को बेनिफिट होगा, है ना। अब उस पर्सन को पता है मेरे बिहाफ में ही विल जो है एग्जीक्यूट हुई है, मेरे फेवर में एग्जीक्यूट हुई है, तो अगर वो पर्सन मर्डर कर दे तो क्या उसका स्टिल रहेगा, विल क्या स्टिल वैलिड रहेगी? मैम फिर वो इंटेंशन देखी जाएगी, जैसे सुन्नी लॉ कहता है कि अगर अनइंटेंशनली की है वो शिया या कहता है, इंटेंशनली की देखो है तो इट विल बी स्टिल इनवैलिड। पक्का। लेकिन शिया देखो में सुन्नी में हमेशा नॉट वैलिड है, जो आप कॉन्सेप्ट कह रहे हो इंटेंशन का वो शिया में, ठीक है। शिया क्या कहते हैं बताइए, अब बोलिए।
मैम अगर मर्डर वाज डन इंटेंशनली देन इट विल बी इनवैलिड. ठीक है, लेकिन अगर वो कोई एक्सीडेंट वगैरह से होता है तो वैलिड. ठीक है। और उसी के साथ हनाफी क्या कहता है, हनाफी स्कूल, इनका क्या व्यू है? देखो इनका व्यू ये है कि भाई जो टेस्टेटर है, टेस्टेटर कौन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वो पर्सन जिसने विल एग्जीक्यूट करी है, ठीक है। अब अगर टेस्टेटर के हेयर्स जो हैं वो कंसेंट दे देते हैं अपनी, वो कंसेंट दे देते हैं, तो वो विल वैलिड रहेगी, ठीक है। यानी कि सबका अपना अपना है, सुन्नी कह रहा है कि भाई वो विल वैलिड ही नहीं है क्योंकि वो पर्सन मर्डरर है, ठीक है। शिया कह रहा है कि भाई अगर वो एक्सीडेंट से होती है तो वैलिड है, अदरवाइज वो मर्डरर है क्योंकि, तो वो इनवैलिड है। तीसरी बात, हनाफी स्कूल कह रहे हैं कि भाई अगर टेस्टेटर के ही, जिसकी डेथ कॉज की गई है, अगर उसके ही हेयर्स अगर कंसेंट दे देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो विल वैलिड ही रहेगी। इतनी सी बात क्लियर है? ओके। देखो अब कुछ केस लॉस भी हैं जिसको हम देखेंगे, बट उससे पहले ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब हम पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ विल क्या है, मैं डिक्टेट करती हूँ, मैं लिखने नहीं वाली यहाँ पे, आप लिख सकते हो इफ यू वांट टू। एन इंस्ट्रूमेंट, विल क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है बाय विच अ पर्सन मेकिंग डिस्पोजिशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू टेक इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ एंड विच इज इन इट्स ओन नेचर। देखो इंस्ट्रूमेंट है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इफेक्ट कब होगा? जब जिस पर्सन ने उसको एग्जीक्यूट किया है उसकी डेथ हो जाएगी, तब इस इंस्ट्रूमेंट का इफेक्ट होगा, ठीक है। और इसका नेचर क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट का नेचर ये है कि ये रेवोकेबल है। रेवोकेबल है कब तक? ड्यूरिंग हिज लाइफ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए ये पर्सन है, इसने एक विल कर दी कि भाई ये जो मेरी सारी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, इसका इतना हिस्सा मेरी डेथ के बाद इस बी को जो है दे दिया जाए, ठीक है। अब जब ए की डेथ हो गई तब ये इफेक्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन ए की डेथ से पहले उसने विल तो बना दी, बट इसकी कोई अनबन हो गई बी के साथ। अब ये चेंज करना चाहता है इस विल को, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ। जब तक ए अलाइव है, जब तक ये कोई भी चेंजेस करना चाहता है, इनफैक्ट रिवोक भी करना चाहता है इस विल को, तो ये बिल्कुल कर सकता है। अब ये चाहे तो इस विल को हटाकर एक नई विल बना सकता है जो कि सी के नाम है। तो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ये कुछ भी कर सकता है। ड्यूरिंग हिज लाइफ ये जो विल है ये फुल्ली रिवोकेबल है, ठीक है, क्योंकि ये इफेक्ट कब लेने वाली है? जब ए की डेथ हो जाएगी। तो उससे पहले पहले ए कोई भी चेंजेस करना चाहता है विल में, रिवोक करना चाहता है, तो बिल्कुल पूरी फ्रीडम है, वो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अब देखो जब वसीयतनामा है, जब लिखित में है विल, जब तो कोई दिक्कत है नहीं, बी को प्रूफ करने की दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर ओरल हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? जो पर्सन अजर्ट कर रहा है, अगर बी बोल रहा है ए ने मेरे नाम पे विल किया है, तो कौन अजर्ट कर रहा है? बी बोल रहा है। ओरल विल है तो बी को ही प्रूफ करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो अजर्ट कर रहा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली उसी पे आता है जो अजर्ट करता है, जो कह रहा है कि भाई सलमान खान मेरे रिश्तेदार है, वो अजर्ट कर रहा है, तो उसी पे बर्डन ऑफ प्रूफ है, वही इसको प्रूफ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही रूल चलेगा कि भाई जो अजर्ट करेगा, इसने विल की थी ओरली मेरे नाम पे, तो वही उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। उसको सभी चीजें बतानी होगी, किस टाइम पे, किस प्लेस पे, क्या वर्ड्स यूज किए गए थे पर्टिकुलरली, तो ये सारी चीजें बतानी होगी। तो ये वेंकट राव वर्सेस नामदेव के केस में हेल्ड हुआ था। ठीक है, ये तो बात हो गई ओरल विल की।
लेकिन अगर लिखित में है, वसीयतनामा बताया था ना मैंने आपको, मजहर हुसैन ठीक है, तो टेंशन मत लो, सारे केसेस आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल सेम ही रहता है, सारी बुक्स में सारा कंटेंट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। बात यह है कि इससे आपको पता चल जाएगा लेक्चर से कि इन सारी चीजों में से आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। मजहर हुसैन वर्सेस बोधा बीबी के केस में क्या हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर विल जो है वो लिखित में है, अगर वो राइटिंग में है, तो उस पे जो सिग्नेचर है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि खुद ही लिखित में है वो, ठीक है। अगर विल जो है रिटर्न में है ऑलरेडी, तो जो नीचे सिग्नेचर होते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, पर आपने लिख दिया और यहाँ साइन भी कर दी। अब क्या है, अब साइन इज प्रेजेंट, तो इसका अटेस्टेशन जो है, इसका अटेस्टेशन जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। लॉजिकल सी बात है, जब आपने साइन कर दिया, लिख दी, हम पहले कह रहे थे कि भाई लिख दिया तो साइन रिक्वायर्ड नहीं है, अब आपने साइन कर ही दिया तो अटेस्टेशन की क्या जरूरत, अटेस्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने मजहर हुसैन वर्सेस बोधा बीबी के केस में, ठीक है। अब देखो सारी चीजें निकल के हम बार बार कह रहे हैं टेस्टेटर जो कि विल बनाता है, लेगिटी यानी कि जिसके फेवर में बन रही है विल, है ना। तो किस चीज के लिए, कुछ सब्जेक्ट मैटर होगा, वही तो ट्रांसफर हो रहा है विल के अंदर, कुछ सब्जेक्ट मैटर भी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, उसी के लिए आप विल बनाओगे, ठीक है। और वो वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई सारा जो है सारा सब्जेक्ट मैटर आप ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ लिमिटेशंस भी हैं आपके पास, जो हमने ओवरव्यू में देखा था कि 1/3 प्रॉपर्टी की लिमिटेशन रखी गई, ठीक है। तो हम बात करते हैं टेस्टेटर की। अगर टेस्टेटर कौन, जो विल एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी कैपेसिटी की बात करें तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए विल बनाने के लिए, यानी कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए और उसकी एज 18+ होनी चाहिए, ठीक है। अब वहीं अगर हम लेगिटी की बात करें, लेगिटी की बात करें तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये मुस्लिम लॉ है तो जो लेगिटी जिसके फेवर में विल बनाई जा रही है वो भी मुस्लिम हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना कि कोई बार नहीं है एज का, रिलीजन का, सेक्स का, देयर इज नो बार, ठीक है। तीसरी बात, जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी वैलिड होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। अब ये तीनों चीजें हो तो रही हैं, विल के लिए हो रही हैं, लेकिन उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो भी फॉलो किए जाने चाहिए, ठीक है। देखिए ना, अगर हम बात करें कुछ चीजों की, जैसे कि कोई अनबॉर्न पर्सन है, अगर उसके फेवर में वो इंसान जिसका बर्थ ही नहीं हुआ है, अनबॉर्न पर्सन, अगर उसके फेवर में विल की गई है तो क्या वो एक वैलिड है, बताइए। Ma'am, Sunni law says if the child is born within 6 months of the making of the will, then it will be valid. ठीक है, देखिए And सुन्नी लॉ के अंदर यानी कि कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अगर उस चाइल्ड का बर्थ विद इन 6 मंथ्स हो जाता है, विद इन 6 मंथ्स, कौन सी डेट से, जिस डेट को विल हुई है उसके विद इन 6 मंथ्स के अंदर हो जाता है, तो वो वैलिड हो जाती है। लेकिन शिया क्या कहता है, the child is born within 10 lunar months. देखो इन जनरल शिया जो है वो साइलेंट है, ये बस ये कह रहा है जनरली कि भाई एट द टाइम जब विल बन रही है ना, तब ये प्रूफ कर दो कि वो जो महिला है उसने कंसीव कर लिया है, ठीक है, उसने कंसीव कर लिया इन टोटो
अगर हम देखें, यानी कि इसके अंदर एज सच कोई कंडीशन तो है नहीं। इसके अंदर जब ये प्रूफ हो जाता है, जैसे ही जिस डेट को ये प्रूफ हो गया कि भाई जब विल हुई, उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि उस टाइम महिला कंसीव कर चुकी थी कम से कम, तो भाई उस टाइम ये विल वैलिड हो जाती है। ठीक है, उस टाइम वो कंसीव कर चुकी थी तो ये विल वैलिड हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये रहता है सुन्नी और शिया में। बेसिकली अगर हम देखें तो सुन्नी के अंदर है कंडीशन, वैलिडिटी के लिए कंडीशन है, लेकिन शिया के अंदर नहीं है। इसमें तो जनरल सी बात है, अगर वो एग्जिस्टेंस तक में नहीं है। इनफैक्ट आप उसकी ये तो देखोगे ना कि वो वुमेन जो है कंसीव कर चुकी है, आप बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक चीज के लिए विल थोड़ा ना बना सकते हो। तो इसके अंदर कम से कम आपको ये दिखाना है मिनिमम चीज कि भाई वो महिला जो है वो कंसीव कर चुकी है। वो कंसीव कर चुकी है तो जनरल सी बात है 9 मंथ्स के अंदर जो है, इन जनरल 8 to 9 मंथ्स के अंदर बच्चे का बॉर्न हो ही जाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अनबॉर्न पर्सन के बारे में। दूसरी बात, अगर कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है, अगर कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तो उसकी विल का क्या इफेक्ट रहता है? It will be valid under Sunni law and invalid under Shia law. देखो, अगर कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है, यानी कि उसने खुद ही कॉज कर लिया अपनी डेथ, तो इस चीज का भी अलग अलग इफेक्ट रहेगा। ये जो है सुन्नी में, देखो आपको ये चीजें याद ही करनी पड़ेंगी क्योंकि कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो शिया और सुन्नी में आते हैं। ठीक है, आई नो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लर्न करने में, बट आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे और कोई लॉजिक नहीं है इनमें याद करने का। देखो, सुन्नी के अंदर अगर कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तब भी उसकी जो विल है वो वैलिड ही रहती है। लेकिन शिया के अंदर अगर कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तो उसकी नॉट वैलिड हो जाती है। लेकिन ये जनरल रूल है, इसका एक एक्सेप्शन भी है। देखो, जस्ट बिफोर द डेथ, अगर उसने जस्ट बिफोर द डेथ उसने अगर कोई विल बनाई है, और इसीलिए बनाई है क्योंकि उसको उस टाइम पे उसको पता है, तो वो विल बना रहे उस टाइम पे उसको पता है कि भाई वो सुसाइड कमिट करने वाला है और इसीलिए वो विल बना रहा है, तो तब वो विल जो है वैलिड नहीं हो। लेकिन उसने सुसाइड करने से लॉन्ग टाइम बिफोर, अगर उसने सुसाइड करने से लॉन्ग टाइम बिफोर पहले से ही विल बनाई थी, लेकिन तब उसको कोई इंटेंशन भी नहीं था कि वो सुसाइड कभी कमिट करेगा, करने वाला है, तो ये वाली जो विल है ये वैलिड हो। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम बिफोर अगर कोई विल बनाई थी तो वो वैलिड होगी। लेकिन अगर उसने जस्ट बिफोर कमिटिंग सुसाइड, उसको तब पता था, ये इंटेंशन थी कि भाई वो सुसाइड कर लेगा, इसके बाद तब कोई विल बनाई है, इट इज नॉट वैलिड अंडर शिया लॉ। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए, अब देखिए ये हम मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन अब मुस्लिम लॉ में रहा ही नहीं, उसने खुद को कन्वर्ट कर लिया, तो क्या उसकी बनाई गई विल जो उसने अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ बनाई थी वो वैलिड रहेगी? उसने इस्लाम ही छोड़ दिया, उसने कन्वर्जन कर लिया किसी अदर रिलीजन, बट उससे पहले उसने विल बनाई थी, तो क्या वो विल अब वैलिड है? थिंक अबाउट इट, यू कैन स्पीक अप अनम्यूट करके। I think it will not be valid then. यस, इट इज द राइट आंसर, इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, हनाफी भी यही कह रहे हैं, मलिकी स्कूल भी यही कह रहे हैं कि इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की अनबॉर्न पर्सन के बारे में, अगर किसी पर्सन ने सुसाइड कर लिया उसके बारे में, अगर किसी पर्सन ने कन्वर्ट कर लिया है फ्रॉम इस्लाम टू सम अदर रिलीजन तो क्या होगा, और अगर कोई मर्डरर है, ठीक है, अगर लेगिटी मर्डरर है तो उस चीज का क्या इफेक्ट होगा, राइट? देखिए, अब हमने जो है टेस्टेटर और लेगिटी के बारे में तो बहुत अच्छे से देख लिया। सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको बोला था कि वैलिड होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर जो है
वो वैलिड होना चाहिए, और वैलिड के साथ साथ एग्जिस्टेंस में भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बोला कि अभी जो मैं फ्यूचर में खरीदूंगा फिर उसकी विल पहले ही करो आप, नहीं। जिस चीज की आप विल कर रहे हो वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और जिसकी आप विल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर द टेस्टेटर, जिस चीज की आप विल कर रहे हो आप उसके ओनर होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि विल है तो आप लिख दो ये पड़ोसी का घर मेरे मरने के बाद तुम्हारा है, नहीं भाई, आप ओनर होने चाहिए उसके। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट सब्जेक्ट मैटर, वैलिड होना चाहिए, लीगल चीज के लिए होना चाहिए वो सब्जेक्ट मैटर, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज आती है प्रीलिम्स में कि अगर कोई विल की गई है विथ कंडीशन, तो क्या होगा? तो क्या होगा, क्या ये विल वैलिड होगी? Ma'am, it will be like TPA की condition will be void but request will be valid. देखो अभी हम इसकी बात करें मुस्लिम लॉ की, ठीक है, तो इसमें से हमारे पास दो चीजें हैं, क्या क्या, जिसमें हमेशा जिनके व्यूज में हमेशा डिफरेंस आता है। तो ये क्या कह रहे हैं, सुन्नी क्या कह रहे हैं और शिया क्या कह रहे हैं, सब दोनों का अलग अलग व्यू है। देखो भाई, ये जो सुन्नी व्यू है इनका ये व्यू है कि जो विल है ये तो वैलिड है, लेकिन जो कंडीशंस लगाई गई हैं ये वॉइड हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन शिया कह रहा है, लेकिन शिया क्या कह रहा है कि भाई ये विल भी वैलिड है और ये कंडीशंस भी वैलिड है। ठीक है, तो दोनों का हमेशा से डिफरेंस रहता है, दोनों का सुन्नी शिया, हमेशा आपको हर टॉपिक में दोनों का व्यू देखना है। ठीक है, अभी हम कस्टमरी लॉज पढ़ रहे हैं इनके मुस्लिम्स के, तो इनके कस्टम्स के बारे में जो इनके लॉज है उनको हम देखेंगे। ठीक है, सुन्नी और शिया दोनों का अलग अलग है, समझ आया? सुन्नी कह रहे हैं कि भाई जो विल बनाई थी ना वो तो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जो कंडीशंस लिखी थी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कंडीशंस वॉइड है। शिया कह रहे हैं दोनों वैलिड है, विल भी वैलिड है, जो कंडीशन लिखी गई है वो भी वैलिड है। ठीक है, देखो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट मैटर की, भी हमने बात कर ली। चौथी चीज मैंने आपको बताई थी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके तहत रहते ही आपको जो है विल बनानी होती है। ठीक है, और कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो क्या रूल्स हैं वो? देखो अगर किसी हेयर के फेवर में ही बनाई जा रही है तो सुन्नी क्या कहती है? देखो सुन्नी कहता है कि भाई आपको कंसेंट लेनी होगी, विल जब आप कर रहे हो आपको कंसेंट लेनी होगी। लेकिन शिया कहता है 1/3 तक की प्रॉपर्टी तक की विल बनाने के लिए वी आर फ्री, आपको कोई कंसेंट नहीं लेनी होगी। लेकिन 1/3 से ज्यादा अगर आपको देनी है विल में तब आपको कंसेंट लेनी होगी। ठीक है, तो यहां तक के लिए कोई कंसेंट नहीं है शिया में, लेकिन इससे ज्यादा आप करना चाहते हो तो कंसेंट है, लेकिन सुन्नी में तो हर सिचुएशन में है कंसेंट। ये तब है जब आप हेयर को ही ट्रांसफर हेयर के फेवर में ही बनाई जा रही है। अगर किसी स्ट्रेंजर के बारे में विल बनाई जा रही है, स्ट्रेंजर के फेवर में विल बनाई जा रही है, तो रूल इस दोनों में कॉमन है रूल कि भाई कंसेंट लेनी होगी 1/3 से ज्यादा में। 1/3 तक स्ट्रेंजर के केस में दोनों में ही, शिया में भी सुन्नी में भी कोई भी कंसेंट नहीं है, लेकिन 1/3 से ज्यादा है तो दोनों में कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी। ये बात हो रही थी स्ट्रेंजर की, सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे, हेयर्स के लिए अलग है, स्ट्रेंजर के लिए अलग है। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद जो है अनबॉर्न पर्सन, टेस्टेटर, मर्डरर, टेस्टेटर का जो मर्डरर है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो अनबॉर्न पर्सन है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो आप कोई लीगल हेयर्स है ही नहीं। अब मैंने आपको कहा कि 1/3 से ज्यादा आप करना चाहते हो तो आपको हेयर्स की कंसेंट लेनी होगी।
तो आपको इसलिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन केस आपको 1/3 से ज्यादा तो करनी है बिल, लेकिन हेयर्स ही कोई नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? देखिए आप कोई हेयर्स ही नहीं है तो डू वॉट एवर एज यू विश, ठीक है, कंसेंट हो ना हो, हेयर्स ही नहीं है तो डू वॉट एवर, ठीक है। लेकिन जो 1/3 आप प्रॉपर्टी का विल कर रहे हो वो किस में से करोगे? नेट एसेट्स में से करोगे, यानी कि उस पर्सन के फ्यूनरल एक्सपेंसेस को निकाल देंगे, जो डेप्ट्स हैं उनको निकाल देंगे, सारी चीजें निकालने के बाद जो नेट एसेट बचेगा उसका 1/3 के एज अ विल, जो भी अमाउंट जो भी है विल में किया होगा फॉलोइंग द रूल्स, तो इस नेट एसेट्स में से ही ये विल मानी जाएगी, ठीक है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस निकालेंगे, जो डेप्ट्स हैं उनको पे आउट करेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी बचेगी उस पोर्शन की, ठीक है, उसका 1/3 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द विल का जो टॉपिक था हमारा, ठीक है। उसके अंदर जो काफी सारे केसेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे वेंकट राव नामदेव मजहर हुसैन वर्सेस बोधा बीबी, ठीक। तो ये कुछ केस लॉज हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। अदर देन दैट कोई भी आप बुक रेफर कर सकते हो या फिर नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, जो आपको चीजें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, एक तो इसके अंदर 4 चीजें आपको याद रखनी है, टेस्टेटर, लेगिटी, सब्जेक्ट मैटर, लिमिटेशन, ठीक है। टेस्टेटर की कैपेसिटी आपको याद रखनी है कि साउंड माइंड का होना चाहिए 18+। लेगिटी वाले में आपको याद रखनी है कि भाई किसी भी रिलीजन का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सेक्स का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको याद रखना है कि लेगिटी अगर अनबॉर्न पर्सन हो तब क्या होगा, लेगिटी अगर मर्डरर हो तब क्या होगा, ठीक है। अगर टेस्टेटर ने सुसाइड करी है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक। और अगर टेस्टेटर ने रिनाउंस कर दिया है इस्लाम को तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। और फिर आप सब्जेक्ट मैटर देखोगे कि ये वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। टेस्टेटर वही प्रॉपर्टी विल में दे सकता है जो जिसका ओनर हो। उसके बाद आपने कुछ लिमिटेशंस देखी, 1/3 जो है जनरल लिमिटेशन रहती है, अगर हेयर्स को देना चाहते हैं तब क्या कहता है शिया और सुन्नी, अगर किसी स्ट्रेंजर को देना चाहते हैं तब क्या कहता है, अगर हेयर्स है ही नहीं तो किसकी कंसेंट लोगे, और जो 1/3 भी कर रहे हो तो नेट एसेट्स में से कर रहे हो क्या। इसका मतलब ये कि जो भी प्रॉपर्टी है टेस्टेटर की, पहले उसमें से फ्यूनरल एक्सपेंसेस माइनस किए, डेप्ट्स माइनस किए, फिर जो बच गया उसके 1/3 की बात हुई, ठीक है। इन टोटो यही था हमारा टॉपिक। और दूसरी बात, हाँ एक चीज रह गई, अगर ओरल में हो जाता है तब ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है इसको प्रूफ करने में। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाता है, लेगिटी पे आ जाता है पूरा, कि वो टाइम बताएगा, डेट बताएगा, क्या पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए गए थे, ठीक है। और यही अगर विल अगर रिटर्न में हो जाए तो इसको वसीयतनामा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये रिटर्न में है तो साइन रिक्वायर्ड नहीं है, और रिटर्न में है और साइन भी हो रखे हैं तो अटेस्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इन टोटो मैंने आपको समराइज कराया कि हमने विल के टॉपिक में क्या पढ़ा था और आपने क्या पढ़ना है बुक से, ठीक है। स्मार्टली स्टडी करना है, हो सकता है बुक में बहुत सारी अननेसेसरी चीजें दे रखी होंगी, ठीक है, बट आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हीबा। हीबा क्या होता है? गिफ्ट। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हीबा का, ठीक है। अभी हमारे पास अभी एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा हीबा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है एज कंपेयर टू विल, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक। तो हीबा, कैन यू टेल मी होता क्या है इन जनरल? Ma'am, it is also a mode of transaction. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है इसमें, But without consideration. ठीक है, विदाउट एक्सचेंज, विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। एंड क्या होता है इसमें, एक तरीके से क्या प्रोसीजर रहता है?
जैसे वहां पे अभी हमने विल के अंदर देखा टेस्टेटर, लेगेटी, तो इसके अंदर क्या टर्म्स यूज की गई है? जो गिफ्ट देता है उसको क्या कहते हैं? डोनर, एंड द अदर पर्सन? डोनी। ठीक है, तो ये टर्म्स है। डोनर कौन है? जो गिफ्ट दे रहा है। और डोनी कौन है? जो गिफ्ट ले रहा है। अब जो ले रहा है उसको बदले में कोई कंसिडरेशन देनी है नहीं, उसको खाली गिफ्ट लेना है ना? आप किसी को गिफ्ट देते हो, जनरली भी आप बदले में कुछ लेते हो, पैसे लेते हो उससे, एक्सचेंज में कुछ लेते हो, आप गिफ्ट दे रहे होते हो, है ना? तो गिफ्ट यही है लेमन लैंग्वेज में भी। ठीक है, कि भाई कोई कंसिडरेशन नहीं, एक्सचेंज में कुछ नहीं, डोनर ने दिया, डोनी ने ले लिया। अब कई बार क्या होता है, आप किसी किसी को गिफ्ट लेते हो, देते हो, पर वो कहता है नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, नहीं नहीं थैंक यू, तो गिफ्ट को क्या नहीं कर रहा? एक्सेप्ट। तो गिफ्ट के टॉपिक में क्या जरूरी है कि जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो वो उसे एक्सेप्ट भी करे। आपने किसी को गिफ्ट ऑफर किया और सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट किया, तब ये प्रोसीजर फुलफिल होता है। ऑल्सो जो आप गिफ्ट दे रहे हो, जो आप गिफ्ट दे रहे हो वो आपकी इंटेंशन भी देखनी पड़ेगी कि आपने वॉलंटरली दिया है, आपकी कंसेंट फ्री थी, नहीं थी, या फिर आपने डिफ्रॉड करने के लिए दिया है गिफ्ट। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपको पता है आपने किसी से उधार लिया हुआ है, क्रेडिटर्स आपके पीछे पड़े हुए, आपकी प्रॉपर्टी से ले लेंगे वो। आपने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी उठा के अपने किसी को गिफ्ट कर दी जानबूझ के क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए। क्या ये एक वैलिड गिफ्ट होगा? नो। ये वॉइड होगा। क्रेडिटर्स इस गिफ्ट को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बताइए और क्या इस टॉपिक में? ए पर्सन कौन है? डोनर। और ये कौन है? डोनी। ये दे रहा है इसको गिफ्ट, और जो गिफ्ट दे रहा है इसके बदले में कुछ ले नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो दे रहा है ये पहले डिक्लेयर करेगा अपनी इंटेंशन। इसकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, अनडाउटफुल होनी चाहिए, कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, इसने वॉलंटरली दिया हो। और ये जो दे रहा है जो पर्सन गिफ्ट, इसके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए। क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट। और ये कब कॉम्पिटेंट होगा? कैपेसिटी बताइए इसकी। He must be major means 18 years, must be of 18 years, and sane. The consent given by him must be free, or he ठीक must है, have ownership of the property. ठीक है, देखो, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, उसकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और ओनरशिप। अब गिफ्ट में आप वही चीज दोगे ना जिसके आप ओनर हो। आप कुछ किसी और की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके साइड वाला जो घर है जो आपका है भी नहीं, उसको थोड़ा ना गिफ्ट में दे दोगे, अपनी चीज ही तो दोगे ना गिफ्ट में। तो आप ओनर होने चाहिए उस प्रॉपर्टी के। देखो, और जो मैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बार बार बोल रही हूँ, तो कौन सी प्रॉपर्टी की बात की गई है यहाँ? कौन सी प्रॉपर्टी की बात की गई है? मूवेबल भी Both movable and immovable. एंड इमूवेबल भी। ठीक है, और इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक किया था हीबा से पहले? Well, विल में क्या कोई लिमिटेशन थी कि कितनी प्रॉपर्टी आप विल में दे सकते हो? yes, up to 1/3 only. तो हीबा में ऐसा कुछ है क्या? As a general rule, whole estate can be given in gift. ठीक है, तो इधर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? पहली बात तो विल में लिमिट है, गिफ्ट में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, ए ने ऑफर किया,
प्रपोजल दिया बी को गिफ्ट का, बी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, बी जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब ही ये गिफ्ट होगा। अब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये बदले में कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, और गिफ्ट कितनी प्रॉपर्टी का देगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसा कि विल के अंदर हमने लिमिट देखा 1/3 का, ठीक है। अब जो पर्दानशी वुमेन है उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं इसके अंदर, बता सकते हो? देखो अभी मैंने बताया था कि अगर जो ए है, अगर इसके पीछे क्रेडिटर्स है, उनसे बचने के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी उठाकर बी को ट्रांसफर कर दी बाय द वे ऑफ गिफ्ट, तो ये जो ट्रांसफर है बिल्कुल वॉइड है, ठीक है। तो ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था, सुल्तान मियां वर्सेस अजबू खातून बीबी, मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अभी अभी ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको इसका, ठीक है। देखो पर्दानशी वुमेन के लिए कुछ अलग रूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पर्दानशी वुमेन जो है वो नहीं प्रूव करेगी कि भाई मैंने वॉलंटरली जो है गिफ्ट किया या नहीं किया, उस केस में इसकी जगह कौन करेगा, द डोनी या द डोनी, ठीक है। और ये सिर्फ पर्दानशी वुमेन के केस में नहीं है, ये इलिटरेट जो है उनके केस में भी ऐसा ही रूल रखा गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पर्दानशी वुमेन्स हैं अगर ये रूल रखा गया कि भाई ये कॉम्पिटेंट डोनर नहीं है, नो, दे आर कॉम्पिटेंट डोनर, लेकिन उनकी जो इंटेंशन है वॉलंटरली है नहीं है उसको डोनी प्रूव करेगा, क्योंकि वो पर्दानशी वुमेन है या फिर इलिटरेट वुमेन है, तो उसके केस में भी यही चीज जो है फॉलो होंगे, यही रूल्स उसमें फॉलो होंगे, ठीक है। तो ये जो पर्दानशी जो वो वाला केस है जो मैंने आपको रूल्स बताई आप पढ़ सकते हो, हुसैना बाई वर्सेस जोहरा बाई के केस में, और एक और केस है कुलसुम निजा वर्सेस अहमदी बेगम, यहां मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग कहीं पे, ठीक है। तो इन कुछ केसेस को आप रेफर कर सकते हो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहते हैं हीबा में कि भाई सबसे पहले बात तो डिक्लेरेशन करेगा डोनर अपने इंटेंशन का, सेकंड पॉइंट इज जो एक्सेप्टेंस है वो करेगा डोनी, ठीक है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था हीबा का, लेकिन अभी इसमें बहुत चीजें बची हुई हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हीबा को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और पूरा जो टॉपिक है वो देखेंगे, राइट। So yeah, this was all for today's lecture students. I hope आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। So students, many of the students are watching our videos, but आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो वीडियोस को, तो डू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो। So yeah, thanks for watching. Let's meet in the next lecture.